आयनाइजेशन पोटेंशियल, आपको बता दें एक ऐसा टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा यूज है और आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में डी&ए ब्लॉक में और पी ब्लॉक में लगभग 5 चैप्टर में इस टॉपिक का यूज होना है और होता है। और इससे पहले भी आने से पहले भी केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड के कंडीशन में, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के कंडीशन में, कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के कंडीशन में हर जगह आईपी आयनिक पोटेंशियल आता रहा। यहाँ तक कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी एक प्रॉब्लम बनाए थे तो वहां पर भी आयनिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आया था, तो वहां डिस्कस किया गया था। लेकिन आज पूरा अच्छे से बढ़िया से समझ लीजिए क्या है आयनिक पोटेंशियल। देखिए सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 11 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 281। तो ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकंड ऑर्बिट और ये है थर्ड। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और थर्ड ऑर्बिट में 1। और इसका न्यूक्लियर चार्ज होगा +11। तो क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्यों नाम पड़ा इस टॉपिक का आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, तुरंत आप समझ जाएंगे। ध्यान दिया जाए, किसी गैसेस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे ही कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। The minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization potential। ये एक सोडियम एटम है, इसमें एटॉमिक नंबर 11 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन है 281। हर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है जैसा कि आप जानते हैं, और ये भी आप जानते हैं कि न्यूक्लियस, हर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस से बंधा होता है। ये बात अलग है कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा नजदीक होता है वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है, जो उससे अधिक दूरी पर है उससे कम अट्रैक्शन से, और जो सबसे अधिक दूरी पर है वो सबसे कम अट्रैक्शन। अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे पहले हम कहां से निकालना चाहेंगे, वहां से जहां सबसे कम एनर्जी है, वहां से जो जहां इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है आसानी से बाहर निकल जाए, तो वो है ये इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे आउटर ऑर्बिट का। ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा और मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होगा। आसान इट मींस कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, चाहे कम ही सही लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा है, और हम इसके जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट है न्यूक्लियस की ओर और हम इसको न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से छुड़ाकर बाहर निकाल रहे हैं। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में जो हम कार्य करेंगे, जो हम वर्क करेंगे, और उस वर्क में जितना एनर्जी खर्च करेंगे उसी एनर्जी का नाम आयनाइजेशन पोटेंशियल है। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है उसको आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। ये था एक न्यूट्रल एटम 281 कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या किए, एनर्जी लगाए। एनर्जी लगाने से एक न्यूट्रल गैस एटम एक आयन में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका निकलकर बाहर गया। तो कहने का मतलब आपने क्या किया, एक न्यूट्रल एटम को आयन में कन्वर्ट कर दिया, और आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगाए उसी एनर्जी का नाम आयनाइजेशन पोटेंशियल। यही वो एनर्जी है जिससे एक एटम आयन में कन्वर्ट हो, और इस एनर्जी का नाम है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल को आईपी या आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मापा जाता है, यानी इट इज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर पर एटम का बात होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर पर मोल सब्सटेंस का बात होगा तो किलो जूल। अब बात करते हैं इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल को जो फैक्टर इफेक्ट डालते हैं उसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहला नाम आता है फैक्टर अफेक्टिंग में एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्ट डाल सकता है आप अच्छे से समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। एक एटम ए है और एक एटम बी, दोनों का साइज आप अच्छे से देख रहे हैं, ये बड़ा है साइज में, ये छोटा है।
इलेक्ट्रॉन निकालना है, हम कुछ नहीं बता रहे, बस जो आप समझे हैं उसी पर बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन निकालना है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? ए। क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं? क्योंकि आपको माइंड में चल रहा है कि इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस अधिक है, अधिक है तो यहाँ कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, यानी कम एनर्जी लगेगी। जबकि यहाँ साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम होगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना होगा, नो डाउट एनर्जी ज्यादा लगेगा ही लगेगा। जरा सोचिए कि आप जो भी अध्ययन किए उसमें से क्या निकला कि साइज अधिक तो आयनेशन पोटेंशियल कम, साइज कम आयनेशन पोटेंशियल। इसका मतलब आईपी इक्वल्स टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इक्वल्स टू आयनेशन पोटेंशियल, यानी कि ये एटॉमिक साइज जो है वो आईपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहां साइज बढ़ेगा वहां आईपी का मान। तो कल की क्लास में आप वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप पढ़ कर गए थे। बता दीजिए किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम जब जाते हैं तो आईपी का मान मतलब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आईपी का मान क्या होगा? तो हाइड्रोजन फैमिली में चलते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें सबसे अधिक आईपी किसका होगा? सबसे ऊपर क्लोरीन का। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन मतलब फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सबसे कम जो सबसे नीचे होगा, सबसे अधिक हाइड्रोजन। अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में बात करें तो किसका होगा? लिथियम सबसे ऊपर, सबसे अधिक आईपी। अगर हम बात करें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, नोबेल गैस में किसका सबसे अधिक आईपी? हीलियम। जिसका साइज सबसे छोटा उसका आईपी सबसे अधिक। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन पूरे नोबेल गैस में हीलियम का जो होगा आईपी का मान सबसे अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका साइज सबसे। अब इसी तरह ऑक्सीजन फैमिली में हम बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो किसका सबसे अधिक आईपी होगा? यानी 18 ग्रुप है, हर ग्रुप का ऊपर वाले का आईपी सबसे अधिक। कारण है ड्यू टू स्मॉलर इन साइज। तो ये था एटॉमिक साइज। सेकंड जो फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज, एक एटम ए है और एक एटम बी है, साइज में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक का न्यूक्लियर चार्ज +13 है और एक का +14 है, और दोनों के इलेक्ट्रॉन को बारी बारी से हमको निकालना है। दोनों के न्यूक्लियस के चारों ओर 2 ही ऑर्बिट है, इसमें भी 2 ऑर्बिट है और इसमें भी 2 ही ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन किससे निकालने में अधिक एनर्जी लगेगी? 14 वाले से। एकदम सही जवाब है, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज अधिक है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, साइज ज्यादा डिफरेंट नहीं है, नंबर ऑफ सेल भी इक्वल है, तो इसलिए इस 14 वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना एक डिफिकल्ट टास्क होगा, इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी या आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, यानी जिसका न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा उसका आईपी का मान भी। थर्ड है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थर्ड फैक्टर है। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको कुछ नॉलेज फिर से दे दे कि सब सेल चार होता है SPDL। S सब सेल के लिए फुलफिल, P के लिए, D के लिए, और अगर हाफ फिल का बात करें तो इसका P का, D का, F का, तो ये फुल फिल कहलाएगा SPDL के लिए, और ये हाफ फिल। अगर हम S के लिए P के लिए अगर पार्शियली फिल का बात करें तो पार्शियली फिल्ड के लिए यहाँ पर आ जाएगा क्या क्या? तो यहाँ आ जाएगा 4, 5, 2, ये सब पार्शियली फिल्ड का है। अगर हम D के लिए पार्शियली फिल्ड अगर पूछे तो हो जाएगा 9, 8, 6, 4, 3, 2, 1, ये सब पार्शियली फिल्ड का है। मतलब 14, 7 को छोड़कर F के लिए अगर बात करें जो भी बच गया वो सब पार्शियली फिल्ड। तो कॉन्फ़िगरेशन 3 प्रकार का होता है, एक होता है फुल फिल्ड, एक होता है हाफ फिल्ड और एक होता है पार्शियली फिल्ड। ये D के लिए फुल फिल्ड 10 पर और हाफ फिल्ड, ठीक है, और बाकी सब कहलाता है पार्शियली फिल्ड। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है
फुल फिल सबसेल आर मोर स्टेबल एंड हाफ फिल सबसेल एंड हाफ फिल सबसेल आर मोर स्टेबल एंड पार्शियली फिल सबसेल। क्या हम बोल दिए समझिए। ये है फुल फिल सबसेल, ये है हाफ फिल सबसेल, ये है पार्शियली फिल सबसेल। आपसे एक छोटा सा सवाल कर दिए, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? OF20। कौन सबसे कम स्टेबल होगा? OF5। ठीक है, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, ज्यादा एनर्जी खर्च कराएगा। तो आईपी अगर पूछ दे कि सबसे अधिक आईपी किसका होगा? OF4। सबसे कम आईपी किसका होगा? OF5। और अगर हम ये कह दें arrange the following configuration in the increasing order of their stability, स्टेबिलिटी के आधार पर अरेंज कीजिए। तो 4F7 4F14 सबसे अधिक, 4F7 से कम और 4F5। अब अगर यही सवाल P के लिए अगर हम कर दें NP6 NP3 NP2 which of the following configuration है हाई लोएस्ट, मतलब ये कह सकते हैं कि which of the following configuration contains लोएस्ट स्टेबिलिटी। सबसे कम स्टेबिलिटी कौन रखेगा? NP2। और सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी और ऑर्डर होगा ये, ठीक है। और एनर्जी आईपी के बारे में पूछा जाए कि सबसे अधिक आईपी कौन किसका है, किसके लिए लगेगा? NP6 का। और सबसे कम आईपी। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कांसेप्ट। इसमें हमने यही बताया कि अगर फुल सबसेल होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल, हाफ फिल होगा उससे कम स्टेबल, और पार्शियली फिल होगा तो उससे कम स्टेबल, यानी सबसे कम स्टेबल पार्शियली फिल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। फोर्थ फैक्टर, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होता है समझा जाए। आप अभी तक जानते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट। अगर हम आपसे पूछें कि हमको सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना है और थर्ड ऑर्बिट से, तो किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में? तो आपके माइंड में क्या चल रहा है कि ये नजदीक है, ये दूर है, ये नजदीक है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना है इसलिए ज्यादा एनर्जी लगेगा। एकदम सेम यही कॉन्सेप्ट थर्ड में भी 3 सबसेल है, 3s 3p 3d। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि s सबसेल इज मोर क्लोजर देन न्यूक्लियस, सॉरी s सबसेल इज मोर क्लोजर देन p सबसेल and p सबसेल is more closer than d सबसेल from the nucleus। यानी ये कॉन्सेप्ट है सबसेल के लिए, यानी न्यूक्लियस से s सबसेल सबसे नजदीक माना जाता है, बट पर p सबसेल उससे कम, उससे अधिक दूरी पर, और d सबसेल उससे अधिक, और f सबसेल सबसे अधिक। यानी s सबसेल is more closer than p सबसेल from the nucleus and p सबसेल is more closer than d सबसेल from the nucleus and d सबसेल is more closer than f सबसेल from the nucleus। यानी न्यूक्लियस से सबसे नजदीक S, उससे दूरी पर P, उससे अधिक दूरी पर। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमको 3s से निकालना है और 3p से, कौन ज्यादा एनर्जी खर्च करवाएगा? 3s। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि थर्ड ऑर्बिट में तो दोनों है, लेकिन अब इसमें भी एनर्जी कौन ज्यादा लगवाएगा? तो S सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा एनर्जी खर्च कराएगा, क्योंकि S सबसेल इज मोर क्लोजर, हमने बताया P सबसेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यहाँ अगर ये कॉन्सेप्ट है पेनिट्रेट, इसका नाम पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्यों पड़ा? इसको हिंदी में लोग कहते हैं बेधन क्षमता, मतलब न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेध कर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस इसको भी अट्रैक्ट किया, इसको भी अट्रैक्ट किया, लेकिन उसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है जो ज्यादा नजदीक होता है। तो पेनिट्रेट कर रहे हैं हम न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और तब बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है पेनिट्रेटिंग पावर। तो कहने का मतलब है कि 3s से इलेक्ट्रॉन निकालना अधिक एनर्जी खर्च कराएगा। अगर आपको अच्छे से सब बात समझ में आ गया तो बताइए 4s 4p 4d 4l किसका आईपी का मान सबसे कम होगा? एकदम सही 4s। और सबसे अधिक आईपी 4s, ठीक है। और इसी में थोड़ा सा चेंज कर दी, ये है ऑप्शन ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है। सबसे अधिक एनर्जी किस सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च होगा? 3d। अब इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, तो फोर्थ ऑर्बिट का, उससे पहले यही मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये तो फोर्थ में कंपैरिजन हो रहा है, जब फोर्थ ऑर्बिट में बात करेंगे तब ना
उससे पहले ही 3 पे मिल जाएगा 3D। तो 3D की आईपी का मान अधिक हो जाएगा किससे? इन सभी से। ये बात समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज एकदम पूरा माइंड से समझ कर तब टिक मारना है। आपके माइंड में चल रहा है 4S 4P 4D 4S, तो 4 में चल रहा है, ये उससे भी पहले आ गया, ये तो 3rd ऑर्बिट में मिल जाएगा, तो ये तो और क्लोजर कहलाएगा। देखिए शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है आप लोग के लिए, बस बता दिए। शिल्डिंग, स्क्रीन आप लोग अच्छे समझ सकते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहाँ स्क्रीन वर्ड क्यों आया है ये पहले आप समझें। सबसे पहले चलिए कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन या जिंक का कॉन्फ़िगरेशन बताइए जल्दी। P6 ठीक है, ये है फर्स्ट ऑर्बिट का, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ। चलिए इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को इसमें फिट करवाइए। अब पढ़ रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। 1s2 फिट हो गया, 2s2 2p6 2 और 6 8, 3s2 3p6 3d10, ठीक है, और उसके बाद 4s2। अब आप स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ने के लिए तैयार है। एग्जाम्पल आपके सामने है, हर बात सामने नजर आएगा। हम चलते हैं एटॉमिक नंबर 21 से, और एटॉमिक नंबर 21 क्या आता है? स्कैंडियम। और स्कैंडियम से धीरे धीरे हम जिंक 30 की ओर जाएंगे। तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1, उसके बगल वाला गैट्रियम जैसे ही आता है, टाइटेनियम जैसे ही आता है टाइटेनियम, तो 3d2, उसके बाद 3d3, ऐसे ही होते होते जिंक तक 3d10 आता है। तो हम क्या बताना चाहते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से कि ये है सबसे आउटर ऑर्बिट। अगर हम स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो यहाँ पर 3d1 केवल होता, और 4s2 जैसे है वैसे ही रहता। फिर उसके बाद जो है टाइटेनियम का लिखते तो 3d2 हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का? जब किसी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट के जस्ट बाद वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का एक स्क्रीन तैयार हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का एक स्क्रीन निगेटिव चार्ज वाला होता है, निगेटिव चार्ज वाला होता है। और इस आउटर ऑर्बिट के भी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो जब आउटर ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है, तो ये आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन उत्पन्न करने लगता है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि माइनस माइनस में रिपल्सन, प्लस प्लस में रिपल्सन, और प्लस माइनस में अट्रैक्शन। तो यहाँ जब रिपल्सन होगा तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेलेगा। तो जब दूर ढकेलेगा रिपल्सन के कारण, तो ये एटम का साइज फैलकर बड़ा होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस जितना कैपेसिटी से, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को आराम से अट्रैक्ट कर रहा था, जब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तब तो आराम से अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे स्कैंडियम से टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन होते हुए जिंक की ओर आगे बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का एक स्क्रीन जबरदस्त तैयार होगा जो निगेटिवली चार्ज है, जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को तेजी से रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर जो लग रहा है वो कम हो जाएगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो एटम का साइज फैलकर बड़ा हो जाएगा। और जब एटम का साइज बड़ा हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा,
तो आईपी का मान, तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा जबरदस्त स्क्रीन बनेगा, उतना ज्यादा तेज रिपल्सन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा एटम का साइज उतना बड़ा होगा, और जितना ज्यादा एटम का साइज होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान, यानी आईपी का मान कम। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जब ज्यादा अपना कैपेसिटी दिखाएगा तो आईपी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। तो क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट? जब किसी आउटर ऑर्बिट से, जब किसी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट से एक अंदर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है, बट पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है, तो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसमें कमी आ जाती है। इसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं या शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी ये स्क्रीन के चलते ही ये इस पर रिपल्सन किया, इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया और इस पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट। पहले ये जितना तेजी से इससे अट्रैक्ट हो रहा था अब नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? तो इसका जिम्मेवार ये इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन है। जितना जबरदस्त ये स्क्रीन तैयार होगा उतना ये इसको रिपेल करेगा, इसको दूर भगाएगा और एटम का साइज बड़ा होगा, और जब भी एटम का साइज बड़ा होता है तो आईपी का मान कम होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिसन पोटेंशियल। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयनिसन पोटेंशियल।